नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं क्लास को अच्छे से। जैसे लिखा है इकाई का अंक ज्ञात करना। हमने आपको बताया था कि यदि आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, इकाई का अंक ज्ञात करना है तो क्या करना है दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया आपको कि 48 इंटू 58 कर दिया, इंटू 69 कर दिया, तो आप सबका इकाई अंक लिखेंगे 8, फिर इसका इकाई अंक 8, फिर इसका 9। इसका आपस में गुणा करवाइए। अब दोनों का करवा लीजिए। 8 गुणे 8 बराबर 64 हो गया, 64 गुणे 9 हो गया, इसका इकाई अंक 9 चौको 36 हो गया, और लास्ट में क्या हो जाएगा 6। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। मैंने आपसे बताया था कि यदि कहीं भी इकाई के स्थान पर 0 हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 0 हो जाएगी, तो उसका भी इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा कठिनता स्तर को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो प्रश्न आगे हमारे मिलने वाला है वो क्या है। हमको ये बताना है कि घातांक वाली संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, घातांक वाली संख्याओं को। ठीक है, सबसे पहले आप उसको देखिए कि घातांक वाली संख्या का मतलब क्या है। जैसे मैं आपसे कह दूं 2 की पावर 3, अब ये घातांक वाली संख्या होगी। 2 की घात 3 या 2 की पावर 3, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 होगा। जैसे देखिए मित्रों, यहाँ पर क्या है कि घात का मतलब ये होता है कि जैसे लिखा है a टू द पावर n, यानी a की पावर n लिखा है, तो इसका मतलब a का गुणा कितनी बार, n बार गुणा, कंटिन्यूस तब तक जब तक n ना आ जाए, जब तक n ना आ जाए। तो यही मतलब होता है। यदि 3 की पावर हमने 5 कह दिया तो इसका मतलब 3 का गुणा कितनी बार, 5 बार। ठीक, सॉरी, 3 का गुणा कितनी बार, 5 बार। जैसे 4 की पावर 5 कह दिया तो इसका मतलब 4 का गुणा 5 बार, 2 3 4 और 5 बार। ये ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसे कर देंगे सर 4 गुणे 5, ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं, 4 का गुणा 5 बार। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ नियम हैं, हम समझते हैं। सबसे पहले आपको एक प्रश्न बताते हैं हम। जैसे मान लीजिए यदि आपके सामने लिखा है, जैसे आपके सामने छोटी संख्या है 3 की पावर 5, तो आप तो कहेंगे कि चलिए सर 5 बार गुणा कर लेंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 4545 की पावर 3 करिए, अब बताइए कि इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। अब आप बताइए 4545 में 4545 का गुणा करवाइए, फिर जो आए फिर उसमें 4545 का गुणा करवाइए। कितना कठिन प्रक्रिया है और कितना कठिन काम है। इसलिए इसको हल करने के लिए हमें एक नए तरीके का सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, अब आप पहले कुछ चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। पहले प्रश्न नहीं हल करेंगे, पहले हम मूल कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। पहले उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे देखिए, मैं मान लीजिए आपसे कह दिया कि आपको ऐसा बताता हूँ, रुकिए एक एग्जांपल लेते हैं। 34 की पावर 5, 34 की पावर 5, या आप इसको अभी छोड़ दीजिए, आप 4 की पावर 5 कर दीजिए। थोड़ा सा आसान, ताकि आप गुणा भी करके चेक कर लें कि आपका उत्तर सही है कि नहीं। अब 4 की पावर 5 है तो इसको या तो 5 बार गुणा करिए, या जो नियम है उससे। नियम क्या कहता है कि जो घात होती है, क्या है, जो घात होती है उसमें भाग देते हैं किससे, 4 से। उसमें किससे भाग देते हैं, 4 से। और जो शेष बचता है, जो शेष बचता है पावर में, उतनी बार इकाई के अंक का गुणा करते हैं। जैसे एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि हमसे कोई घातांक वाली संख्या में इकाई का अंक पूछता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले घात में 4 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो शेष बचता है, उस शेष को उस इकाई के अंक की पावर में लगाते हैं और उसी का गुणा करके हम इकाई का अंक बताते हैं। जैसे देखिए, एक बार आप एग्जांपल से समझिए दोस्तों। अच्छा, 4 से भाग तभी देंगे जब संख्या 4 से बड़ी होगी। यदि 4 तक है तो कोई बात नहीं। चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 34 की पावर मान लीजिए 6 कर दिया। ठीक है दोस्तों, 34 की पावर 6 कर दिया, तो मैं क्या कहा, घात में 4 से भाग दीजिए। घात क्या है, 6 है, उसमें 4 से भाग दीजिए। 4 एकम 4, कितना बचा, 2। यानी कि अब आप इसको ऐसे लिखिएगा अपने समझने के लिए, 34 की पावर 2 और इकाई का अंक पूछा तो इसका मतलब 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 का मतलब 4 गुणे 4, और इसका मान हो जाएगा 16, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अगर इससे भी नहीं समझे आप तो फिर मैं और आगे बताता हूं आपको। जैसे मैं कहूं आपसे 13 की पावर 0,
तो यदि किसी भी संख्या की पावर जीरो है, यदि a की पावर जीरो है तो उसका मान सदैव होगा कितना, एक। a की पावर जीरो है तो उसका मान सदैव कितना होगा, एक। और यहीं पर आपको मैं एक प्रश्न देता हूं, आप इस चीज को प्रूव कीजिए कि सर ये कैसे होगा। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप प्रूव कीजिए इस चीज को कि a की पावर जीरो इज इक्वल टू 1 कैसे होगा। जिस भी ज्ञान से बताना हो, जैसे भी बताना हो, कहीं से देख के बताना हो, समझ के बताना हो, बताइएगा, ठीक है। या आपकी जो अपनी समझ है, आपका जो अपना ज्ञान है, उससे बताइएगा a की पावर जीरो का मान एक क्यों होता है। तो एक चीज आप ये समझिए, इसको मैं कल बताऊंगा। यदि मान लीजिए मैंने कहा 13 की पावर जीरो, तो इसका मान तो सदैव एक होगा, तो इकाई का अंक हमेशा एक ही होगा। यदि मैंने कह दिया 13 की पावर एक, तो इकाई के अंक की बात करें तो यानी इसको आप ऐसे समझ लीजिए 3 की पावर एक, तो 3 की पावर एक का मतलब 3 का गुणा एक बार, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3। चलिए अगर मैं लिख दूं 13 की पावर 2, तो यानी कि 3 की पावर 2 है तो 3 का गुणा 2 बार। अगर मैं 13 की पावर 3 लिख दूं तो 3 का गुणा कितनी बार, 3 बार। और यदि मैं 13 की पावर 4 लिख दूं तो 3 का गुणा कितनी बार, 4 बार। अगर 4 तक संख्या है तब तो आपको ये करना है कि उतना कर दें, लेकिन 4 से जो बड़ी संख्या है तो तुरंत आपको क्या करना है। यदि आपसे कहा जाए, आपको दे दिया गया 24 की पावर 18, तो आप तुरंत क्या करेंगे दोस्तों, 18 में 4 से भाग देंगे, 4 चौक को 16, और यहाँ शेष बचा कितना, 2। अब 2 बचा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 24 की पावर 2, अपने समझने के लिए क्या लिख सकते हैं, 24 की पावर 2। और 24 की पावर 2 का मतलब, इसको आप फिर आगे हल करेंगे तो 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 का मतलब 4 गुणे 4, और 4 गुणे 4 का मतलब क्या हो गया, 16, और इकाई का अंक क्या हो गया, 6। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं और ढेर सारे एग्जाम्पल का भी प्रयोग करूंगा। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि 45 की पावर 9 कह दिया, ठीक है, 45 की पावर 9 कह दिया, तो अब आप 9 में किससे भाग देंगे दोस्तों, 4 से। 4 दूना 8, यहाँ बचा 1, तो अब आप लिखिए यहाँ 45 लिखिए, चाहे 5 लिख दीजिए, केवल 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या होगा, 5। अब अगर किसी भी शख्स के मन में या किसी भी छात्र छात्रा के मन में ये बात आई हो कि सर हम 4 से ही भाग क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब मैं देने जा रहा हूं। अगर उसके मन में ये प्रश्न आया हो तो बहुत अच्छी बात है, तब वह समझिए कि मूल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं। अगर नहीं भी आई ये बात तो मैं आपको बताऊंगा, तो अभी आप समझ जाएंगे कि हम 4 से ही भाग क्यों कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मान लीजिए कि हम एक संख्या लेते हैं 3, और 3 का गुणा अनगिनत बार करते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कम से कम 8-9 बार करें। देखिए कितनी बार लिखा जाए, जो भी लिखा जाए उतनी बार लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दिया 81, क्या हुआ 81। हर चौथे स्थान तक गुणा करिए, ठीक है। 81 में 3 का गुणा करेंगे तो 243, यहाँ देखिए 243, यहाँ आप ऐसे समझिए 81 गुणे 3 243, 243 में आप 3 का गुणा करेंगे तो 729, 729 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 9 27 के साथ 729 गुणे 3 कर लिया जाए एक बार, अब इतना मुंह से गुणा करना अच्छा नहीं है। 3 9 27 के साथ है 2 का 3 2 6 2 8, 3 7 21, 2187 में वापस से 3 का गुणा करेंगे तो 3 7 21 के 1 हासिल लगा 2 का 3 8 24 2 26 के 6 6 हासिल लगा 2 का 3 एकम 3 2 5 3 2 6 6561। तो अब देखिए 4 बार गुणा करने के बाद जब अगले 4 पे चलेंगे तो यहाँ क्या आएगा 6561। अब आप समझिएगा, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, क्या समझना है वो देखिए। पहले मैं आपको बता दूं मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। हम 4 से ही भाग क्यों देते हैं, पहले उसको समझने के लिए एक चीज़ ये देखिए। पहले 3 को हमने अनगिनत बार लिख लिया, पहले 4 बार 3 का गुणा आपस में कराया तो कितना आया दोस्तों 81, और उसके बाद अगले 4 बार जब गुणा कराया तो क्या आया 6561, ठीक है। 2 चीज़ समझ में आई। आप एक चीज ध्यान दिए होंगे तो आपको दिखा होगा कि दोनों में इकाई का अंक क्या है, समान है। क्या है, समान। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ठीक है। तो अब यहां से मूल कॉन्सेप्ट हमारा ये निकलता है कि यदि हम किसी संख्या का उसी संख्या से अधिक से अधिक बार गुणा करें, हर चौथे स्थान पर इकाई का अंक क्या आएगा, समान आएगा। हर चौथे अंक पर इकाई का अंक क्या आएगा, समान आएगा। जैसे देखिए
तीन त्रिका, यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 हो गया, 81 तिया 243 तिया 729 तिया 2187 तिया 6561। देखिए यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर एक आ गया। इसीलिए दोस्तों हम 4 से भाग देते हैं, क्योंकि हर चौथे स्थान पर इकाई का अंक सेम आता है। चलिए मान लीजिए हम कुछ और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 2 का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। 2 करते जाइए गुणा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। आप बताते रहिएगा कि, और जो भी डाउट होगा आप बताते रहिएगा कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, यहाँ समझ में आया। 4 बार गुणा करें, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, हमने लिख दिया यहाँ पर 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। फिर देख लीजिए यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, यानी हर चौथे स्थान पर इकाई का अंक क्या आएगा, वह बराबर आएगा या समान आएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम 4 से भाग करते हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने के लिए या इस कॉन्सेप्ट की सत्यता को जांचने के लिए आप बहुत सारी संख्याओं का लेकर आपस में गुणा कराइएगा, कैलकुलेटर का प्रयोग कर लीजिएगा या खुद से गुणा करिएगा। देखिएगा, मान लीजिए आप 7 का गुणा 12 बार कराइएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7। देखिएगा हर चौथे स्थान पर 7 7 49 343 और 7 का 21, हर चौथे स्थान पर इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, किसमें, घात में, क्योंकि हर चौथे स्थान पर इकाई का अंक क्या होता है, समान होता है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 787 की पावर 131 कर दिया हमने, ठीक है। अब 131 में आप क्या करेंगे, भाग दीजिए 4 से, 4 3 12, 1 बचा, 1 उतार लिए, 4 दूना 8, कितना बचा 3, यानी कि अब 7 की पावर केवल 3 कर देंगे, इकाई के अंक की पावर जो शेष आया वही कर देंगे, 7 की पावर 3, तो जो आएगा इकाई का अंक वही हमारा उत्तर होगा। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 का मतलब 7 7 49 7 343 और 343 का मतलब यानी इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए अब कुछ स्पेशल कंडीशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत होगा, इकाई के अंक पर क्या होगा, देखिए 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना होगा दोस्तों, आप बताइए। इसके अलावा कुछ हो सकता है। इकाई के अंक पे इकाई केवल 1 अंक होगा, यानी कि जो हमारे मूल 10 अंक हैं 0 से लेकर 9 तक, इकाई के स्थान पर यही आ सकते हैं। अब इसमें से कुछ स्पेशल कंडीशन वाले हैं। स्पेशल कंडीशन का मतलब जिसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे आप देखिए 0 वाली कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या में इकाई के अंक पर 0 है, तो चाहे उसके घात कुछ भी रहे, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। जिसके नीचे मैं रेड कलर से कर रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 0 1 5 6 ये 4 नंबर ऐसे हैं, 0 1 5 6 ये 4 नंबर ऐसे हैं कि इसमें कभी भी आप चाहे इनका लाख बार गुणा करा लीजिए, जितनी बार गुणा कराएंगे हर बार इकाई के स्थान पर वही अंक आएगा। ये चीज आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। 0 से लेकर 9 में यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 ये 4 नंबर आते हैं, तो इन चारों नंबर की पावर में चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 240 550 660 700 से कुछ भी हो, जब भी हम उसका गुणा कराएंगे तो हमेशा इकाई के स्थान पर सेम वही संख्या प्राप्त होगी। कैसे, अब आप इस चीज को देखिए। ये अगर नोट कर लिए हो आप तो चाहे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको मिटाता हूं। जैसे देखिए मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया 1, चलिए 1 का 50 बार गुणा करवा दूं, इसको बताने की आवश्यकता है दोस्तों, ये तो बिल्कुल आसान चीज है। 0 का 50 बार गुणा करवा दूं, 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0, कितनी बार करवा दूं इससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा यहाँ क्या होगा, 0 होगा, हमेशा यहाँ 1 होगा, दोनों का मान ये ठीक है। थोड़ा 5 और 6 को देख लेते हैं। मान लीजिए मैं कहा कि 5 और 6 को करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इतना ही करते हैं। देखिए 5 पचे 25, 25 पाँचे 125, 125 पाँचे 5 पचे 25 के 5 5 दूना 10 2 12 2 5 का 5 625, 625 ऐसे करते चलाइए। देखिए हर जगह इकाई के नंबर क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। हर जगह हर स्थान पर
इसी तरीके से आप 6 का देख लीजिए, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, ऐसे भी अनंत तक जाइए। 6 के 36 हो गया, 36 6 का 216 हो गया, 216 गुणे 6 करेंगे 6 के 36 फिर आएगा, फिर इसमें करेंगे 6 के 36 फिर आएगा। तो हमेशा इकाई के अंक पर क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो आपको ये याद करना है कि सबसे पहले तो सर्वविदित बात यह है कि 0 से लेकर 9 तक ही अंक आ सकते हैं इकाई के स्थान पर। इसमें से भी अगर कहीं 0, 1, 5 और 6 ये 4 अंक आ गए तो आपको कुछ नहीं करना, तुरंत बता देना कि भैया इकाई के अंक में क्या आएगा, यही 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। लेकिन किसमें, घात वाली में। यदि घात वाले में पूछे, हर बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यदि घात वाला प्रश्न आता है और आपसे कहता है इकाई का अंक बताइए, तो इस तरीके से आप करेंगे। लेकिन यदि इसके अलावा 0, 1, 5, 6 के अलावा मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो आपको क्या करना है, घात में किससे देना है भाग, 4 से। घात में 4 से भाग देने के बाद जो शेष आता है उससे क्या करना है, इकाई के अंक के पावर में लगाना है। फिर से यहाँ देखिए नियम आप बढ़िया से लिख लीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले घात में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक। अब क्या आएगा, शेषफल, शेष आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इकाई का जो अंक होगा वही लिखेंगे, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, जो ये शेषफल है वही, ठीक है। और इसको हल कर लेंगे, जो फिर आएगा वही इकाई का अंक हमारा उत्तर होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। रूल 1 क्या है, यदि घातांक के रूप में दी हुई किसी संख्या, यदि घातांक के रूप में दी हुई किसी संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो दी हुई संख्या के आधार में इकाई का अंक यदि 0, 1, 5 और 6 हो तो उसका मान निकालने पर इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता, अर्थात उनमें इकाई के अंक क्रमशः 0, 1, 5 और 6 ही होंगे। और उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे कह दूं कभी प्रश्न आपको मिल गया जैसे 825 की पावर 948 लिख दिए, तो आपको सोचिए मत, पूछिए इकाई का अंक क्या है, भैया 5 होगा। क्यों होगा भैया 5, क्योंकि 5 का चाहे हम लाख बार गुणा करा ले, हमेशा 5 का इकाई अंक यही होगा। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 120 की पावर 1800, अब बताइए कुछ नहीं, 0 का कितनी बार गुणा कराएंगे, क्या होगा, इकाई का अंक 0 होगा। या आपसे कह दिया जाए कि 141 की पावर 948, घात कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब, अगर इकाई का अंक 1 है तो यहाँ भी इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 2825 की पावर 999, अब यहाँ अगर 5 है तो 5 होगा चाहे कुछ हो जाए, और अगर यहाँ 6 रहता तो 6 होगा। ठीक है, कुछ भी इसमें समझने वाली कोई विशेष बात नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्शियसनेस की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए इसके बाद रूल 2 क्या कहता है, दी हुई संख्या के आधार में इकाई का अंक यदि 0, 1, 5, 6 नहीं है, यानी कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 है, तो इनका इकाई का अंक निकालने के लिए उनके घात में 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल को घात के स्थान पर रखकर हल करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ और प्रश्न बताता हूँ। जैसे देखिए मैं आपसे कह दिया कि आप भैया बताइए 4853 की पावर 129 अगर मैं कर दिया तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, 129 में आप भाग देंगे किससे, 4 से। 4 3 12 कट गया, 8 उतारिए, 4 9 उतारिए, 4 दूना 8, 1 शेष बचा, यानी कि इकाई का अंक आपका 3 है। यहाँ पर 3, इसकी पावर जो शेषफल है वो 1 है। 3 की पावर 1 का मतलब 3 1 कम 3, इकाई का अंक क्या होगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ मैं प्रश्न दे रहा हूँ, आप उस प्रश्न को नोट कीजिए, क्रमशः प्रश्न को नोट कर लीजिए। 5 प्रश्न दे देता हूँ इकाई का अंक निकालने के लिए। 1845 की पावर 295, पहला प्रश्न नोट करते रहिए। दूसरा प्रश्न, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाऊंगा अभी। दूसरा है 1943 की पावर 1942। तीसरा प्रश्न है 6251 की पावर 1956। चलिए चौथा प्रश्न है आपका 48,577 की पावर 291। ठीक है, 4 प्रश्न यहाँ हो गए, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, तब मैं आगे इसको बताऊं। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूँ। पहला प्रश्न एक बार आप फिर से देख लीजिए, 2 प्रश्न और दूंगा। 1845 की पावर 295, 1943 की पावर 1942, 6251 की पावर 1956 और 48,577 की पावर 291।
और एक प्रश्न आप लोग और लिख लीजिए। वो प्रश्न ये है कि 19,899 की पावर 455, और एक प्रश्न और 237 की पावर 420। चलिए ठीक, 237 की पावर 420। जैसे आप एक चीज और देखिए, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आप जैसे 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपको क्या बताया हूं अभी आपको, अगर घात में 1 2 3 4 0 इतना है तो आप क्या करिएगा, भाग दे दीजिए, भाग मत दीजिएगा, उसके बाद 4 से बड़ी रहेगी तभी भाग दीजिएगा। 0 है तो कोई बात नहीं, 0 बार हमेशा। अगर x की पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ये तो जान गए आप, कहीं भी किसी भी पावर में 0 है तो उसका मान 1 होगा। 1 है तो 1 बार गुणा, 2 है तो 2 बार गुणा, 3 है तो 3 बार गुणा, 4 है तो 4 बार गुणा। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि मान लीजिए मैं कहूं कि 5 की पावर, 5 को नहीं लेते क्योंकि इसका सबका इकाई अंक 5 होगा, 3 की पावर 4 होगा। अब आप कह सकते हैं कि सर 4 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 4 1 कम 4, कुछ शेषफल नहीं बचेगा। तो ये आप कह सकते हैं यहाँ कुछ नहीं, तो अगर आप शून्य लिख देंगे तो 3 की पावर 0 का मान ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और 3 की पावर 1 या 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कर लीजिए, 3 त्रिका 9 3 27 या 81, बिल्कुल सही बात है। ठीक, अच्छा मान लीजिए आप 3 की पावर, 3 को छोड़िए, आप 7 की पावर करिए, आप 7 की पावर करिए 8। 7 की पावर 8 का मतलब क्या होता है, 7 की पावर 8। अब 8 में आप जब 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, शेषफल क्या बचा 0। तो आप यहाँ 7 की पावर 0 लिख सकते हैं। जो 7 की पावर 0 लिखेंगे इसका मान हो जाएगा 1। अब आप थोड़ा एक काम करिएगा, आप एक चीज चेक करके देखिएगा कि 7 का 8 बार गुणा करने पर, 7 का कितनी बार, 8 बार गुणा करने पर इकाई का अंक 1 मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब मेरे हिसाब से इसमें कुछ बचा नहीं है, मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया, आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों से एक गुजारिश और है कि यदि आपके पास कोई किताब हो, गणित की कोई भी बुक हो, तो आप उस बुक से नंबर सिस्टम के प्रश्न को हल करिए, क्योंकि नंबर सिस्टम लगभग जो मूल टॉपिक है वो सब समाप्त हो चुका है। अब जो बचा है इसमें वो एडिशनल चीज होगी जो आपके व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित होगी, और वो जब तक आप प्रश्न नहीं हल करेंगे तब तक वो पता नहीं चल पाएगा कि इस चीज को कैसे पढ़ना है, कहाँ हल करना है। ठीक है, इसके बाद में कुछ चीजें और बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग के पास अगर कोई बुक है तो आप इन प्रश्नों को हल करना स्टार्ट कीजिए, और इन प्रश्नों को हल करके आप बताइए हमें कि सर हमें इस प्रश्न में समस्या आ रही। जितने भी आपको डाउट है सभी लोग डाउट जल्द से जल्द भेजिए। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करने के बाद फटाक से आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे सरलीकरण। पहले इसमें कुछ चीजें बची हैं, कुछ शब्दावलियां जो छूट गई थी उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए चर क्या होता है, चर, चर और अचर। चर को आप ऐसे समझिए चरना, घास चरना। जैसे बकरी अगर घास चरेगी तो क्या वो एक जगह खड़ी होकर चरेगी, घूम घूम के चरेगी, क्या करेगी, घूम घूम कर चरेगी। घूम घूम कर चरने का मतलब कि उसका स्थान बार बार क्या होगा, बदलेगा। क्या होगा, बदलेगा। तो और अचर का मतलब, अ का मतलब होता है ना, नहीं के अर्थ में। अगर किसी भी शब्द के आगे अ लग गया तो वह उसका नकारात्मक अर्थ बोधित करता है। अचर का मतलब कि जो चीज चलती ना हो, जो बदलती ना हो। तो अब आप सोचिए चर का मतलब जो बदलता हो, जो चरता हो घूम घूम के, यानी जो बदलता हो, उसे क्या कहते हैं, चर। जैसे मैंने कह दिया एक्स वाई जेड, कोई भी अल्फाबेट है, कुछ भी है, पी क्यू, कुछ भी हमने लिख दिया, ये सब क्या है, चर है। क्यों, क्योंकि कहीं भी एक्स का मान हो सकता है 1 हो, फिर कहीं दूसरी जगह 2 हो, फिर कहीं तीसरी जगह 3 हो, किसी जगह 9 हो। मतलब एक्स का कोई निश्चित मान नहीं है। मैं आपसे कहते कि भैया एक्स का मान बताइए क्या है, आप बता पाएंगे, कतई नहीं बता पाएंगे। आप कहेंगे सर इस प्रश्न के अनुसार एक्स का मान 7 है, उस प्रश्न के अनुसार एक्स का मान 11 है, फलाने प्रश्न के अनुसार एक्स का मान 235 है। क्यों, क्योंकि एक्स ये चर है, ये हमेशा चरता रहता है, ये हमेशा क्या करता है, बदलता रहता है। यानी जितने भी वर्ण या अक्षर होते हैं गणित में वह सब क्या होता है, चर। और अचर क्या होता है, जो नहीं बदलता। जैसे मैंने कह दिया 1 5,
अगर मैं कह दिया आपको कि मैं आपको 5 रुपए दे रहा हूँ, तो क्या आप अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में तो यहाँ 5 का 5 रुपए होगा, लखनऊ चले जाएंगे तो 5 का 50 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा। कहीं भी उत्तर प्रदेश के अलावा मान लीजिए आप झारखंड गए तो 5 के बदले 50 तो कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अचर है, 5 का मतलब 5 ही होता है। जहां दुनिया में कहीं भी आप अगर कहेंगे कि 5, तो उसका मतलब किसी भी 5 वस्तुओं की बात होगी, तो यह अचर हो गया। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड क्या लिखा है? गुणन और खंड। जैसे अगर हमने कह दिया 6 के गुणनखंड, तो 6 को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है? 2 गुणे 3। मतलब खंड खंड करना है, और वो भी किस तरीके से? गुणा करते हुए। 6 का क्या करना है? खंड करना है, और वो भी कैसे? गुणा करते हुए। तो क्या होता है? 6 का गुणनखंड जो है वह 2 गुणे 3, यानी कि 6 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करेंगी। गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब होता है पहाड़ा या मल्टीपल। गुणज आप देखिए, ज का मतलब होता है हिंदी में उत्पन्न होना। क्या होता है? उत्पन्न होना। और ये गुण धन ज है, गुण, ये एक तरीके से गुड़ा है। गुड़ा धन ज का मतलब गुड़ा से जो उत्पन्न हो। अब मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया 5 का गुणज निकालिए, तो 5 का आप क्रमशः उसकी प्राकृतिक संख्या से गुणा करते चले जाइए। देखिए 5 गुणे 4, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, ऐसे अनंत बार तक। यही इसको हम क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में? पहाड़ा। और गुणज और पहाड़ा दोनों, गुणज पहाड़ा एक शब्द है। और अपवर्त भी इसी को कहते हैं। अपवर्त किसको कहते हैं? गुणज को ही क्या कहते हैं? अपवर्त। क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्त, मतलब जो गुणे के योग्य हो। ठीक है। उसके बाद आगे क्या है? अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक और गुणनखंड ये दोनों एक चीज है। और अपवर्त और गुणज ये दोनों एक चीज है। अपवर्त या गुणनखंड का मतलब, जैसे अगर मैं कह दूं 15, तो आपको ये बताना है कि 15 में क्या क्या शामिल है। 15 को 1 काटेगा, 3 काटेगा, 5 काटेगा। ठीक, 1 गुणे 3 गुणे 5। अपवर्त का मतलब अगर मैं आपसे कह दूं 15 का अपवर्त निकाले, तो आप ऐसे लिखेंगे 15 एकम 15, और यहाँ कामा देके 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, क्रमशः प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कराते हुए। अब दोस्तों एक प्रश्न अभी मैं दूंगा आपको, ये प्रश्न आपका बहुत पूछता है। जैसे यदि आपसे कह दिया कि 6 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अगर कोई गलती से मान लीजिए 6 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, 1 गुणे 2 गुणे 3। क्या बताइए एक अभाज्य संख्या है? कतई नहीं है दोस्तों। 1 को अभाज्य संख्या में नहीं गिनती, इसलिए 1 को कहीं मत लिखिएगा। 6 के जब गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो 2 गुणे 3, केवल क्या? 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे। किसके? 6 के। अगर यही आपसे पूछता है 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो आप लिखिएगा 3 गुणे 5। अभाज्य गुणनखंड की बात करेगा तो 3 गुणे 5। देखिए 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 को इसलिए नहीं लिखते क्योंकि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछेगा कि बताइए 21 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप कहिएगा सर 3 गुणे 7, 21 के केवल 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद क्रमागत संख्या क्या होती है? क्रमागत का मतलब होता है क्रम प्लस आगत। क्या होता है? क्रम प्लस आगत, यानी कि क्रम से आने वाली। अगर 1 है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे। अगर 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 9, तो देखिए 4 4 का अंतर, तो 9 4 13, 13 4 17, ऐसे। मतलब संख्याओं के बीच अंतर जो है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। यदि आपसे कह दे कि 5 क्रमागत संख्या, तो आप ऐसे मानिए। 5 क्रमागत संख्या मानना है तो x मान लीजिए पहली, दूसरी में x प्लस 1, दूसरी में x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, या जहां से भी आप मानिए। आप मान लीजिए 5 क्रमागत संख्या, आप मान लीजिए x प्लस 10 से मान लिए, कोई बात नहीं। x प्लस 11 करिए, अगला x प्लस 12 करिए। मतलब कि जिस तरीके से मान रहे वह क्रमागत होनी चाहिए। अगर x का मतलब मान लीजिए 5 है अगर यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा 15, ये 16, ये 17। अब आप देखिए ये क्रम से है कि नहीं? 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 17 है, 17 के बाद 18 होगी, ऐसे। अगर आपसे कभी भी सम या विषम कुछ भी क्रमागत पूछता है, ठीक है, तो आप इस चक्कर में मत पड़ेगा कि सम पूछ दिया तो 2 जोड़ दें, विषम पूछ दिया तो 1 जोड़ दें। ऐसा नहीं दोस्तों।
आप क्या करिएगा, देखिए इसमें हाँ क्रमागत सम संख्या का आगे पॉइंट है। जैसे क्रमागत सम संख्या है तो आप इसको ऐसे नहीं करेंगे कि x+2 x+4, ऐसा करते ही नहीं। अगर मान लीजिए आप ऐसा करते हैं और x का मान लीजिए 1 निकल गया, तब क्या करेंगे, 1 धन 2 3 हो गया, ये सम है, करता ही नहीं है। तो आप ऐसा कभी मत करिएगा। आप जैसे मानते हैं x, x+1 x+2 ऐसे ही। अगर क्रमागत सम संख्या की बात किया तो भी ऐसे मानिए, x का मान मान लीजिए 5 है, x का मान मान लीजिए 4 है, तो 4, यहाँ पर एक गलती हो गई। जब भी क्रमागत सम संख्या पूछेगा तो आप जो x है इसको ऐसे मत मानिएगा, आप सीधे मान सकते हैं इसको x+1 x+2 x+3 और x+4। तो x+1 x+2 ऐसे करेंगे। तो इसमें देखिए एक बार पुनः से इसको समझते हैं, क्रमागत सम संख्या क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया और कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलिए, जब भी आपसे सम संख्या की बात करेगा तो आप x, x+2 x+4 और x+6, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था इसलिए थोड़ी गलती हो गई, x, x+2 x+4 x+6 ऐसे मानिएगा। अगर x का मान मान लीजिए वो 4 बताता है तो 4 धन 2 4 धन 4 या 4 धन 6, देखिए 4 6 8 10, क्रमशः ये क्रमागत सम संख्याएं हो गई। अगर आपसे ये क्रमागत विषम संख्या पूछता है तो आप कुछ मत करिए, x करिए, फिर x+1 करिए, x+3 करिए, x+5 करिए, मतलब क्रमशः उसमें विषम संख्याएं जोड़ते जाइए। चाहे तो आप x ना करके यहां से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये 5 है, मान लीजिए 3 है तो 3+1 3+3, इस तरीके से आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए इसके बाद क्या है देखते हैं। हाँ ठीक है, क्रमागत सम विषम। तो एक बार क्रमागत सम विषम को फिर से समझिए आप। अगर आपसे क्रमागत क्या पूछता है, क्रमागत सम संख्या पूछता है तो आप क्या करेंगे, x, x+2 x+4 x+6। और अगर क्रमागत विषम पूछता है तो भी आप यही करिए, x, x+2 x+4 x+6। अब देखिए ये चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर होंगी। इसको एक जगह मैं समझाता हूँ, थोड़ा रुकिए, इसमें दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि इसको अलग अलग समझाने में दिक्कत हो रही है। इसको जब एक जगह करेंगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए अगर क्रमागत सम या विषम कुछ भी पूछे तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, x, दूसरी x+2, उसके बाद x+4, उसके बाद x+6, ये आप ऐसे ही मानिए, ठीक। अगर सम संख्या की बात होगी तो x का मान 2 होगा। जैसे मान लीजिए अगर सम संख्या है तो 2 होना चाहिए, 2 होगा, तो 2 धन 2 4, 2 धन 4 6, 2 धन 6 8, ठीक है। अगर यही विषम होता तो विषम का मान मान लीजिए 3 है तो 3 धन 2 5, 3 धन 4 7, 3 धन 6 9। देखिए दोस्तों 3 5 7 9 2 4 6 8, मतलब इसी के मानने से क्रमागत सम भी निकलेगा और विषम भी निकलेगा, वो हमारी x पर संख्या निर्भर करती है। अब एक प्रश्न देखिए, जैसे अभी तक जो बताया उसको आप छोड़िए, आप यहाँ ध्यान से देखिए, इस वाले पॉइंट को खूब अच्छे से समझिएगा। हमको मानना क्या है, केवल x, x+2 x+4 x+6, और अगर वो सम होगी तो सम निकल के आएगा, विषम होगी तो विषम निकल के आएगा। जब भी आपसे सम विषम की बात करेगा तब इस तरीके से आप मानिएगा। अगर नहीं कह रहा है, केवल क्रमागत बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, x, x+1 क्रम से x+2 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। चलिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मान लीजिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 24 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो बताइए संख्याएं क्या है। तो चलिए देखते हैं। 3 क्रमागत संख्या है, x धन 1 धन x धन 2 बराबर क्या है, 24। इन संख्याओं का योग क्या है, 24, इस तरीके से। तो अब देखिए x हो गया, x धन 1 हो गया, x धन 2 हो गया, बराबर 24 हो गया। जोड़िए x, x 2x और 3x। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, जब बीजगणित में पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे, संख्या से आधारित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, x जुड़ता कैसे, x का गुणा कैसे होता है, ये सब। 3x और ये हो जाएगा 3x + 3 और बटे 3 है बराबर 24। तो अब चाहे 3 का इधर गुणा करवा दीजिए, चाहे यहाँ कॉमन लेके काट दीजिए, तो ये x+1 बराबर हो जाएगा 24 और x बराबर क्या होगा, 23 हो गया। अब x बराबर 23, तो 23 धन 1 यहाँ 24 और 23 धन 2 बराबर 25। देखिए 23 24 25, ये क्रमागत संख्याएं निकल गई। क्रमागत का मतलब क्या है, क्रम से आने वाली। एक बार पुनः समझते हैं हम। यदि क्रमागत संख्याओं की केवल बात करें तो आप मानेंगे x, x धन 1,
x धन 2 ऐसे ही, ठीक। क्रमागत सम या विषम कुछ भी कहे, आप क्या करेंगे, x धन 2 x धन 4 x धन 6, मतलब सम संख्याओं को जोड़ते हुए बनाएंगे। आप यहाँ सम और विषम देखने की आवश्यकता नहीं है, बस यही सीधा सा पॉइंट है, ठीक है। अब आप लोग जो भी प्रश्न आपको मिलते हैं नंबर सिस्टम से, उस प्रश्नों को हल करिए अच्छे से, और उस प्रश्न को हल करने के बाद अपने डाउट को हमसे शेयर कीजिए, और बहुत जल्द हम आपके सामने प्रश्न लेकर आएंगे। हम लोग टॉपिक पढ़ते रहते हैं, पेपर बनाते रहते हैं, फिर जब पेपर हो जाएगा तो जल्द ही आप लोगों का टेस्ट भी होगा। जब होगा टेस्ट तो उसकी नोटिफिकेशन जाएगी। फिलहाल आप लोग अपने डाउट्स को सॉल्व कीजिए, अपने प्रश्नों को हल कीजिए, जो भी समस्या है वह आप हमसे कहिए। इसी के साथ क्लास को यहाँ विराम देते हैं। अब अगली कक्षा में कुछ प्रश्नों के साथ मिलेंगे, और उसके बाद अगला जो चैप्टर हमारा है वो क्या है, सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सरलीकरण के लिए तैयार हो जाइए। साथ ही साथ पहले 2 दिन इस पे खूब मेहनत कीजिए, नंबर सिस्टम के सभी प्रश्नों को हल कीजिए, चाहे जहां से आपको मिलते हैं, और उन प्रश्नों को हमारे पास भेजिए, और उन सभी प्रश्नों को मिलाकर हम एक डाउट क्लास का अरेंज करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को सभी छात्र आसानी से समझ पाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।